Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing the collection of primary data. और कल आप जान गए कि how this data is collected through direct personal investigation. और वहाँ आप जान गए कि एक इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में पर्सनली डाटा कलेक्ट करता है फ्रॉम द सोर्सेज और फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स. Now let's today move to another method of collecting primary data, that's indirect personal investigation और इसे हम indirect oral investigation भी कहते हैं. देखिए इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है हम ये डायरेक्टली उस पर्सन से उस इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट नहीं करते जिसके पास ये अवेलेबल होती है, बल्कि हम किसी और पर्सन से जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पास वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें ज़रूरत हो. सो वी कैन से indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from persons regarding whom the information is needed. It is collected orally from the persons who are expected to possess the necessary information. Right? So there is no direct contact between the investigator and the person from whom the information is needed. Rather, it is collected about the person from any other person who are in possession of this information. देखिए फॉर एग्जांपल इस डेटा का इस्तेमाल, इस मेथड का इस्तेमाल जब हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. फॉर एग्जांपल CID डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टली उस पर्सन से उसके वायर अबाउट्स, उसका चाल चलन नहीं पूछते हैं, बल्कि दे आस्क अदर पर्सन, दे गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन. जैसे गाँव के लंबरदार या चौकीदार से डेटा कलेक्ट होती है, वही इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. ठीक. फॉर एग्जांपल by this method the data on the economic conditions of the workers may be collected from their employers than the workers themselves, or we want to know the whereabouts or the criminal record of a citizen. बजाय सिटीजन से पूछने के जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है वो और लोगों से उसके बारे में उसके वायर अबाउट्स पता करते हैं. राइट. तो ये जो मेथड है इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि व्हेन द फील्ड ऑफ दिस इंक्वायरी इज रिलेटिवली लार्ज. राइट. तो बड़ी फील्ड में हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. या ये भी हो सकता है कि व्हेन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स, जहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल न हो तो उस सूरत में हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. या अगर हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस सूरत में हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह जब जो कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स हों दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी और इग्नोरेंस, तो उस सूरत में हम इस मेथड का सहारा ले सकते हैं. या यूं भी हो सकता है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन. और ये मेथड अक्सर सरकारी और गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल कमेटीज़ और कमीशंस इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते. ठीक है ना. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेरिट्स ऑफ द मेथड. देखिए इस मेथड का सबसे बड़ा मेरिट यह है कि हम एक वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं. दैट इज दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज. We can have wide coverage here. And another merit of the method is that it's less expensive. It's less expensive relatively to the direct personal investigation in the sense that it involves less time, less manpower and less money. और इस मेथड के ज़रिए हम
एक्सपर्ट ओपिनियन भी हासिल कर सकते हैं। जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, he can get the opinion of the experts and thereby can make information more reliable। तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम इस मेथड के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और इस मेथड के बारे में कहा जाता है कि दिस मेथड इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पर्सनल बाइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, नॉट 100% बट टू सम एक्सटेंट इट इज़। और इसके बारे में कहा जाता है कि रिलेटिवली सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन, सिंपल है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम डिमेरिट्स, इट पॉजेसेस सम डिमेरिट्स विच आर एज फर्स्ट इट्स लेस एक्यूरेट, द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट। ये सही नहीं हो सकती है क्योंकि दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट। हम किसी और से लेते हैं तो वहाँ बायस का होना लाजमी है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता करते हैं और हम ऐसे बंदे से पूछ रहे हैं कि जिसकी उसके साथ बनती न हो, तो उस सूरत में वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस इज गिविंग द इंफॉर्मेशन। और इस तरह से हम डबल कंक्लूजन्स पे आ सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द विटनेसेस और द बायस ऑफ द विटनेसेस हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और हमारा कंक्लूजन भी गलत हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमने दो मेथड्स डिस्कस किए, वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड द अदर इज इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ईजिली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है इन्फॉर्मेंट्स के साथ, जबकि इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्टिंग अदर देन दोज अबाउट हुम इन्फॉर्मेशन इज सॉट। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, जबकि इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में इसे हम जनरली प्रेफर करते हैं जब हमारा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली लार्ज हो, राइट। और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूरी है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटर हो वो वेल वर्सड होना चाहिए इन द लैंग्वेज एंड द कल्चरल हैबिट्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट, जबकि ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में। और एक डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये रिलेटिवली ये कॉस्टलियर है देन द इनडायरेक्ट वन, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा, मैन पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक। देखिए, हमारे पास एक और मेथड है डेटा कलेक्ट करने का, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना, दैट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स। देखिए, इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपॉइंट करता है लोकल पर्सन, या जिन्हें हम कॉरस्पॉन्डेंट्स भी कहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस, और यही कॉरस्पॉन्डेंट्स फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। देखिए, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स है या न्यूज़पेपर्स हैं वो इस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डेंट्स डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक। इसीलिए इसे कहा लोकल सोर्स और कॉरस्पॉन्डेंट्स। देखिए, इस मेथड की भी सूटेबिलिटी ये है कि इस मेथड का इस्तेमाल तब हमारे लिए ज़रूरी बनता है कि जब हमें कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हमारा जो फील्ड ऑफ इंक्वायरी हो वो बहुत ही लार्ज हो, बड़ा हो, एंड द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एट्सेट्रा। और ऐसी सूरत में ये मेथड सूटेबल है जहां हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूरत न हो, वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। और ये जो मेथड है इसका प्रिंसिपल मेरिट ये है कि इट्स इकोनॉमिकल in terms of time, money and efforts involved,
और यहाँ हम एक बड़े एरिया को भी कवर कर सकते हैं, यानी वाइड कवरेज है। और इस इंफॉर्मेशन में कंटिन्यूटी है, क्योंकि द कॉरस्पॉन्डेंट्स कीप ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इंफॉर्मेशन एंड इट इज suitable फॉर स्पेशल पर्पजेस। Special purposes. This method is particularly suitable for some special purpose investigation. For example, अगर price quotations हमें चाहिए from the different grain markets for the construction of index numbers of agricultural prices, ठीक है ना, तो उस सूरत में इस मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक डिमेरिट्स का ताल्लुक है, देखिए ये जो मेथड है इसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती है। वी विटनेस लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी नहीं होती है। इस इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। यहाँ अक्सर पर्सनल बायस होता है, क्योंकि अक्सर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या मैगजीन्स होते हैं उनमें गलत खबरें आती हैं। क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द पर्सनल बायस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट्स। इसी तरह हम कह सकते हैं ये लेस एक्यूरेट है, पूरा सही नहीं होता है। और यूँ भी हो सकता है कि देयर इज़ डिले इन कलेक्शन, और अक्सर होता भी ऐसा है कि जो हमारे कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो सही इन्फॉर्मेशन, सही वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं, एंड व्हेन वी आर इन द नीड इट गेट्स डिलेड, राइट। तो ये हमारा तीसरा मेथड था। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस कवर द अदर मेथड्स एज वेल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।